हेलो बच्चों, हम लोग सॉलिड स्टेट का एक्सरसाइज कर रहे हैं और इसमें आपको लास्ट दो वीडियो में हम बता चुके हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन को। अब आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग एक्सरसाइज को कवर करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म अमॉर्फस, गिव अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस को बताना है और उसका एग्जाम्पल देना है। तो अमॉर्फस है, अमॉर्फस सॉलिड की बात कर लें हम लोग तो इसमें है कि दोज सबस्टांस इन विच देयर इज नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ओके, यहाँ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है उनको रैंडमली अरेंज किया जाता है, उनका कोई एक डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होता है, कोई एक निश्चित क्रम नहीं होता है सजाने का, और ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं, मतलब इनका बड़ा से बड़ा स्ट्रक्चर हम लोग तैयार नहीं कर सकते हैं। ओके, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या क्या होगा? तो रबड़, ग्लास, प्लास्टिक, पॉलीमर्स, जितने भी तरह के पॉलीमर्स होंगे वो सभी अमॉर्फस सॉलिड के अंतर्गत आएंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.2। ये कह रहा, व्हाट मेक्स अ ग्लास डिफरेंट फ्रॉम अ सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज, अंडर व्हाट कंडीशंस कुड क्वार्ट्ज बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास। बोल रहा है कि क्वार्ट्ज और ग्लास में कैसे अंतर है और किस कंडीशन में, ओके, किस कंडीशन में क्वार्ट्ज को ग्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका तरीका क्या है ये बताना। तो देखिए यहां बात करें हम लोग, ग्लास जो है वो SiO4 टेट्राहेड्रल यूनिट्स का बना होता है और क्वार्ट्ज भी सेम उसी का बना होता है। ओके, क्वार्ट्ज भी SiO4 टेट्राहेड्रल यूनिट्स का बना होता है और ग्लास भी SiO4 टेट्राहेड्रल यूनिट्स का बना होता है। लेकिन डिफरेंस ये आता है कि ग्लास जो होता है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, जबकि क्वार्ट्ज जो होता है वो आपका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, मतलब वो क्रिस्टलाइन सॉलिड हो जाता है और ग्लास जो है वो अमॉर्फस सॉलिड हो जाता है। ओके, और फिर अगला आपने इसी में ऐड किया कि क्वार्ट्ज को कैसे हम लोग ग्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए तरीका है कि आप क्या करें कि क्वार्ट्ज को पहले गर्म करें और गर्म करके तुरंत ठंडा कर दें। ओके, तो इससे आपका क्या होगा कि क्वार्ट्ज जो होगा वो ग्लास में चेंज हो जाएगा। तो देखिए, ग्लास इज प्रिपेयर्ड बाय SiO4 tetrahedral units. Its constituent particles have short range order, where quartz also prepared by SiO4 tetrahedral units, but its constituent particles have long range order. Quartz can be converted into glass by first melting and then rapidly cooling it. ओके, पहले आपका क्या है कि पहले उसको मेल्ट करेंगे और मेल्ट करके तुरंत उसको ठंडा कर देंगे, इससे जो आपका क्वार्ट्ज होगा वो ग्लास में चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड एज आयनिक, मेटालिक, मॉलिक्यूलर, नेटवर्क और अमॉर्फस। ओके, तो बताना है। तो फर्स्ट था आपका टेट्रा फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P4O10। तो ये मॉलिक्यूलर होगा, सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूलर होगा। NH4 3PO4। ओके, अमोनियम फॉस्फेट, तो ये कैसा होगा? NH4 प्लस PO4 माइनस, PO4 3 माइनस। तो ये किससे बनेगा? प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन से बन रहा, आयंस के कॉम्बिनेशन से बन रहा, तो आयनिक होगा। SiC, तो ये कोवेलेंट होता है। I2 मॉलिक्यूलर होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड।
P4 मॉलिक्यूलर नॉन पोलर होगा, ग्रेफाइट कोवेलेंट सॉलिड होगा, ब्रास जो होगा वो मेटालिक होगा, रुबिडियम Rb यह भी आपका मेटालिक होगा, LiBr आयनिक होगा। ओके, Li प्लस Br माइनस की कॉम्बिनेशन से बना है। Si सिलिकॉन जो होगा वो क्या होगा, कोवेलेंट सॉलिड होगा। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज मीन्ट बाय द टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर किसको कहते हैं, तो इसको हम डिफाइन कर चुके थे और आपको बताते हैं किसी एक एटम के अगल बगल जितने भी एटम उसको टच कर रहे होते हैं, यानी जिसको कहोगे नियरेस्ट नेबर, ओके, जो सबसे नज़दीक में होते हैं, यानी किसी एक एटम, मान लो इस एटम की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस एटम के अगल बगल जितने भी एटम इसको टच कर रहे होंगे उस नंबर ऑफ एटम को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। तो जैसे इस एटम को कितने टच कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। ओके, तो द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर। फिर नेक्स्ट है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इन अ क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, तो इसको ये होता है 12 CCP में। फिर इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर इसमें 8 होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाउ कैन यू डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ एन अननोन मेटल इफ यू नो इट्स डेंसिटी एंड द डायमेंशंस ऑफ इट्स यूनिट सेल, एक्सप्लेन। बोल रहा कि डेंसिटी दिया हुआ है, डायमेंशन दिया हुआ है यूनिट सेल का, तो आप उसका एटॉमिक मास, उसके एटम का एटॉमिक मास आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम देखिए, इसको आप अपने लेक्चर में भी देख सकते हैं जहाँ पर हम आपको डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल बताए थे, वहाँ भी इसको डिराइव किया गया था और यहाँ भी हम लोग डिराइव कर रहे हैं। तो आइए देखिए क्या है। द एज लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल इक्वल टू ए, डेंसिटी इक्वल टू डी, मोलर मास इक्वल टू एम। ओके, एंड मास ऑफ यूनिट सेल, तो मास ऑफ यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में बहुत सारे एटम प्रेजेंट हैं, तो मास ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच एटम, यानी जेड इंटू एम। ठीक है, जेड इंटू एम, यहां पर एम। ओके, तो मास ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में, ओके, एक एटम पर कितना मास होगा, तो मास ऑफ एन एटम हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर मास कहा जाएगा, सॉरी, हाँ, मोलर मास नहीं, एटॉमिक मास कहा जाएगा। तो एम इक्वल टू एम बाई एन ए, ओके ना, एम ए कहा जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर आपको हम बताएं कि मोलर मास अगर m है मेरा, तो ये कितने पार्टिकल के लिए होगा, ये 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल के लिए होगा। m मोलर मास हम लोगों को एक मास के लिए करना है, तो एक मास का अगर हम लोगों को मास निकालना है, मास ऑफ एन एटम, ओके, एक एटम के लिए अगर हम लोग को मास कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे कि जो मोलर मास होगा उसको डिवाइड किया जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 से। ओके, यानी यहाँ पर जो m वैल्यू है वो क्या होगा, तो मोलर मास बाई 6.022 इंटू 10⁻23 अवोगाद्रो नंबर जिसको कहते हैं, है ना, या फिर उसको Na से भी हम लोग डिनोट करते हैं अवोगाद्रो नंबर को। देन फाइनली हम लोग फॉर्मूले पे आ जाए, तो डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो डेंसिटी इक्वल टू मास कितना, जेड इंटू एम बाई वॉल्यूम ए क्यूब, एज का क्यूब होगा। ओके, एज का वैल्यू हम लोग ए लिए हैं तो उसका क्यूब, तो आएगा क्या, जेड इंटू एम की जगह पर क्या रख दें, एम बाई एन ए रख दिए, एम बाई एन ए इंटू ए क्यूब। ओके, तो हम लोग को एम का वैल्यू बताना है,
तो m इक्वल टू d इंटू ए क्यूब इंटू एन ए बाई जेड, ये अपना फाइनल वैल्यू निकल कर आएगा। ओके, एटॉमिक मास का कैलकुलेशन हम लोग इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स, क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यानी सीसीपी और एचसीपी के बीच आपको डिफरेंस बताना है, तो हम आपको बता दें। देखिए सीसीपी जो होता है, ओके, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसमें when the third layer is placed over the second layer in such a way that the spheres cover the octahedral void। सीसीपी का फॉर्मेशन तब होगा जब थर्ड लेयर का एटम सेकेंड लेयर पर कुछ इस तरीके से रखा जाए कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो कंप्लीटली कवर हो जाए। ओके, तो सीसीपी। फिर वहीं अगर बात करें एचसीपी की, तो व्हेन अ थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द सेकेंड लेयर इन सच अ वे दैट द स्फीयर्स कवर द टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, और ये है कि सेकेंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर कुछ इस तरीके से रखा जाए कि टेट्राहेड्रल वॉइड कवर हो जाए, तो वो बनाएगा एचसीपी। ओके, तो ये फर्स्ट डिफरेंस हुआ। दूसरा डिफरेंस ये है कि सीसीपी में एबीसी टाइप पैकिंग होता है, जबकि वहीं एचसीपी में एबी टाइप पैकिंग होता है। अब आपके दिमाग में आया कि पैकिंग फ्रैक्शन भी एक डिफरेंस हो सकता है, तो नहीं, सीसीपी और एचसीपी दोनों का पैकिंग फ्रैक्शन का जो वैल्यू होता है वो सेम होता है, इक्वल वैल्यू होता है। ओके, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है क्रिस्टल एंड यूनिट सेल, इनके बीच में डिफरेंशिएट करना है। क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल के बीच डिफरेंस। तो देखिए क्रिस्टल लैटिस जो होता है वो किसी एक क्रिस्टल का पूरा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। जबकि वहीं अगर यूनिट सेल की बात करते हो तो यह सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी एक यूनिट सेल। ओके, तो देखिए इट इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ क्रिस्टल इन 3 डायमेंशन स्पेस। जबकि वहीं यूनिट सेल की बात करते हो तो इट इज द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा किसी एक क्रिस्टल लैटिस का, ओके, जिसके कंटिन्यूअस रिपीटेशन से एक क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होता है। ओके, और थर्ड है टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच में डिफरेंस। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है, तो ये बनता है जब आप क्या करते हैं कि फर्स्ट लेयर के 3 एटम और सेकेंड लेयर के 1 एटम के बीच में जो वॉइड का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। ओके, जबकि वहीं अगर बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल की बात, तो इन वॉइड्स का फॉर्मेशन 3 एटम्स ऑफ फर्स्ट लेयर एंड 3 एटम्स ऑफ सेकेंड लेयर के बीच में फॉर्म होता है। ओके, ऑक्टाहेड्रल का होता है इस तरीके से। आपका टॉपिक बनाया भी गया है, आप लेक्चर में देख सकते हैं, लेक्चर वाले वीडियो में, वहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में हम आपको बता चुके हैं। ओके, हाँ, वहीं अगर आप टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करें नंबर्स की, तो पर यूनिट एटम देयर इज 2 tetrahedral void, where per unit atom there is only 1 octahedral void. Okay, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.8 ये बोल रहा हाउ मेनी लैटिस पॉइंट आर देयर
in unit cell of each of the following lattice. फर्स्ट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। तो इसमें फेस सेंटर्ड में क्या होगा, तो फेस सेंटर्ड में 8 तो कॉर्नर पर होंगे, 8 तो कॉर्नर पर होंगे ही, ये तो फिक्स है। और जो 6 फेसेस होंगे उन सभी फेसेस पर भी मौजूद होंगे एटम। तो टोटल 8 + 6 कितने होंगे, 14 लैटिस साइट्स होंगे। फिर वही अगर आप फेस सेंटर्ड टेट्रागोनल की बात करते हैं तो यहां भी वही सेम बात होगा कि 8 कॉर्नर पर और 6 फेसेस पर, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, 14। यानी टोटल नंबर एटम नहीं, टोटल नंबर ऑफ लैटिस साइट्स जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 14। फिर वहीं नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की, तो इसमें लैटिस पॉइंट जो होंगे 8 कॉर्नर पर होंगे और एक बॉडी पर, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे लैटिस पॉइंट्स। ओके, ध्यान रखना यहाँ लैटिस पॉइंट्स की बात कर रहा है, यहाँ नंबर ऑफ एटम्स की बात नहीं कर रहा। नंबर ऑफ एटम्स की बात करेगा तो यहाँ पर बातें अलग हो जाएंगी, आंसर आपका अलग हो जाएगा। लेकिन लैटिस पॉइंट वो बोल रहा मतलब जहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आ सकते हैं। अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का कितना कवर होगा ये बात नहीं बता रहा, यहाँ ये नहीं बताना है, यहाँ सिर्फ बताना है कि कितना कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मौजूद हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 1.9, एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज ऑफ डिफरेंस बिटवीन मेटालिक एंड आयनिक क्रिस्टल। ओके, पूछ रहा कि मेटालिक और आयनिक क्रिस्टल के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज बताइए और कुछ डिफरेंस बताइए। तो अगर सिमिलैरिटीज की बात करते हो तो मेटालिक सॉलिड और आयनिक सॉलिड दोनों में एक फोर्स वर्क करता है, वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आपके दिमाग में आएगा कि मेटालिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसे वर्क करेगा, तो मेटालिक में भी मेटल एटम एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होता है। मेटल एटम पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ओके, और ये जो आपके इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इनके बीच भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही वर्क करेगा। बस ये है कि इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वीक होगा, जबकि आयनिक सॉलिड का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो दोनों के बीच में पहला सिमिलैरिटी कि दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। दूसरा आपका है कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे से स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। और थर्ड है कि दोनों के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। फिर इनके बीच के डिफरेंस की अगर हम लोग बात कर लें तो आयनिक क्रिस्टल जो होता है वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर होता है। ओके, आयनिक क्रिस्टल्स आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। ओके, बट metallic crystals are conductor of electricity in solid state। इसके पीछे का रीजन आपको मालूम है कि आयनिक क्रिस्टल जब सॉलिड स्टेट में होता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते हैं, इस वजह से ये नॉन कंडक्टर होता है। जबकि मेटालिक क्रिस्टल में वहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्री रहता है, इस वजह से वो सॉलिड स्टेट में होते हुए भी एक कंडक्टर है। फिर आगे है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ आयनिक सॉलिड आर केटायन एंड एनायन। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है आयनिक सॉलिड का वो केटायन होता है और एनायन होता है, ओके, और वहीं मेटालिक सॉलिड का मेटल एटम होता है, ओके। फिर थर्ड जो है एक्सप्लेन करना है कि आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल। आखिर ऐसा क्यों, आयनिक सॉलिड हार्ड है ब्रिटल है, क्यों? क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। बस यही रीज़न है कि ये स्ट्रॉन्ग और ब्रिटल होते हैं, हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, ओके। आयंस के बीच में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा होता है, इसी कारण ये हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं।
बस यही आपका रीजन होगा। ओके, तो आज हम लोग इतना ही तक सॉल्व की। अगले लेक्चर में मिलते हैं आगे के क्वेश्चन को लेकर के। ओके, थैंक यू।